Check the mic and make sure it sound right, boys. अलिफ बस हर्फ नहीं, ये ज़र्फ है कमाल का, इब्तिदा जहान की, जवाब हर सवाल का। अलिफ बस। सारा स्माइल विद सारा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले जो आने वाले इंटरव्यूज हैं उसके लिए अपना अपडेट रखें। बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, सारा इज बैक आप सबके चेहरों पे स्माइल बिखेरने के लिए और आपको वंडरफुल से एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। आई एम श्योर आप स्माइल विद सारा को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि ये जो जबरदस्त से गेस्ट आएंगे उन्हें आप मिस ना कर दें। जी हाँ, फर्दर डिले नहीं करती। टुडे अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन मेरे शो में आई हैव प्रिविलेज कि मेरे साथ एक पाकिस्तान के एक और फेमस शख्सियत हैं। अनडाउटेडली ही इज मल्टी टैलेंटेड सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, सब कुछ एट द सेम टाइम। मेजर फेम इन शोएब मंसूर के साथ इनको जब उनके साथ काम किया तो ही वाज लाइक क्लेम टू बी फेम हो गए। उसके अलावा बोल, खुदा के लिए और बागी जैसे जो OSTs हैं जो आज तक हम सुनते हैं तो हम उस मेमोरीज में चले जाते हैं। एंड मैं फर्दर आप लोगों का टेस्ट नहीं करूंगी जो है पेशेंस का, और अपने साथ हम लेते हैं पाकिस्तान के लिए जो प्राइड हैं पूरी दुनिया में। हम फख्र से कहते हैं कि शुजा हैदर जो हैं ही इज पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम शुजा, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम सारा। अब मुझे एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा तारुफ कराया, और उसके बाद फिर ये है कि आप इतना अच्छा बोल लेती हैं, होस्ट कर लेती हैं, ये मैं इसकी बड़ी अच्छी खुशी हुई और आपने बड़े अच्छे तरीके से तारुफ कराया। थैंक यू सो मच। फाइनली आपको हमने पकड़ लिया, बहुत अरसे से आपको ढूंढ रहे थे। जी, बस मैं थोड़ा सा कभी कभी मसरूफियत भी होती है और कभी कभी बस ऐसा होता है कि दिल भी नहीं चाह रहा होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं बड़ा वैसे अवॉइड करता हूँ इंटरव्यूज और उस तरह की चीजें, लेकिन कभी कभी जब दिल करता तो करता है, जब दिल नहीं करता तो नहीं करता। जब आपका दिल किया हमारे चैनल पे आने का। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुजा, आपका कैसा था, लाइक बचपन कैसा आपका गुजरा, और क्या एज अ किड आप कैसे थे? बचपन मुझे मेरा बचपन ऐसे याद है जैसे मुझे मेरा कल याद, यानी ये पिछला गुजरा हुआ कल बहुत ही मजे का था। और उसमें जो वालिदैन की और जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जो के साथ जो बॉन्डिंग होती है, वो जो रिश्ता होता है, मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे आजकल के ज़माने में बच्चे हैं कि जो वाकई में वो चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं कि हम बाहर भी खेलते रहे, हम घर में भी एंजॉय करते थे, डांट भी खाते थे, प्यार भी लेते थे, एंड वो जो टिपिकल और एक बहुत ही आपका कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो हमारा है ना चाइल्डहुड, जिसको हम लोग कभी कभी याद करते हैं। The reason why I remember my childhood like the back of my hand is because we had so much fun, and I think ऐसे अब ऐसा बचपन गुजारना आजकल के बच्चों के लिए मुझे लगता है कि मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल। तो इसलिए मुझे मेरा बचपन बहुत अच्छा याद रहता है, मुझे याद है, और बड़ी अच्छी यादें मेरी उसके साथ हैं, क्योंकि बहुत अच्छे बहुत बड़े लोगों को घर आते देखता था। मैडम नूरजहां को घर आते देखता था मैं, गुलाम अली साहब घर आ रहे हैं, और ऐसे नाम होते थे जो मेरे दादा के साथ कुछ तो स्टूडेंट्स थे, कुछ दोस्त थे। कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं जो म्यूजिक से रिलेटेड है आपकी फैमिली। जी, मेरी फैमिली बेसिकली हमारा बेसिकली फैमिली का जो म्यूजिकल एक म्यूजिक के साथ जो एसोसिएशन है वो हमारे दादा से आती है। अच्छा। जो मेरे दादा हैं, तो ही वाज अ पियानिस्ट। इनफैक्ट पाकिस्तान के एक
बहुत बड़ा नाम हुआ पियानो में, और उन्होंने पाकिस्तान में पियानो को मुतारिफ कराया, उन्होंने पाकिस्तान में कीबोर्ड्स को मुतारिफ कराया, एंड he's worked with the best of the music directors and he's played for so many movies. क्या नाम था? And he's also Master Sadiq Ali. And he was also one of the pianists in Royal British Orchestra in before the partition. He was एक बिल्कुल देहाती एक लड़का जो सीखना चाहता है. चिश्ती साहब के साथ उनका एक चिश्ती साहब के शागिर्द हुए और फिर कुछ और लोगों के शागिर्द थे, तो वो उनकी वो जर्नी एक पेंडू से बिल्कुल एक रॉयल ऑर्केस्ट्रा ब्रिटिश तक बजा रहे हैं. And he's just not playing in harmonium, he's playing piano, and he was blind. He couldn't even read the notation or anything. Really? So yeah, he was a blind man. Oh, that's a great, success story. जी, हमें उनकी वो स्टोरी सुनते हैं तो आज शायद अगर वो स्टोरी ना सुनते तो हमें जिंदगी में बहुत सारी चीजें शायद ना कर पाते, मोटिवेशन ना मिलती. तो आपके घर में ऐसे लोग होने चाहिए हैं कि जो जिनकी एक जर्नी होती है, जिनकी एक दास्तान होती है जो आपको मोटिवेट करती है. We had our grandfathers. Lovely, that's seriously. So आपको कैसे, आप स्टूडेंट कैसे थे, पढ़ने का शौक था आपको? मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ सारा, मैं बिल्कुल never been to I mean, I haven't seen college life and किताबों और बच्चा से बहुत दूर रही जिंदगी. Like मैं 3 में था, I think I was in class 3 when I had to quit my studies, and because there were other reasons, but one of the biggest reasons that I couldn't pursue my studies because I just couldn't spare मैं focus ही नहीं कर सकता था, मेरा कुछ ध्यान ही नहीं हो जाता था. I used to write songs, I used to compose songs, and I was totally into music. तो मुझे लगता था कि मैं बड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता. हालांकि बहुत गलत बात थी, मुझे एहसास होता है कि एजुकेशन हर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझे इसका हर वक्त एहसास होता है कि अगर मैं पढ़ लिख जाता शायद मैं आज कुछ और भी साथ में कर सकता म्यूजिक में. सो या स्कूल, और मैंने स्कूल नहीं देखा और शायद मैंने कॉलेज तो बाद में आता है, सो एजुकेशन नहीं रही. अच्छा, तो आप यानी शुरू से ही सिंगर बनना चाहते थे? सिंगिंग सिंगर नहीं बना चाहता था. सिंगर तो यार मैं कंपोजर, मैंने गाए थे, मेरा गाना आया था 2003 में, and it was a super duper hit. तेरा वो प्यार, yeah. Even at that time I wasn't ready for it, actually, to be very honest, and I was totally focusing on my music production, songwriting, and I know it was very challenging. I know पाकिस्तान में म्यूजिक का ट्रेंड नहीं है, I know पाकिस्तान में म्यूजिक डायरेक्टर एक एलियन है, I know लिरिसिस्ट कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में सिर्फ लोग जो परफॉर्मर है, जो सिंगर है, उसको देखते हैं. Knowing this bitter reality, I continued doing my music, and I really wanted to be a music director. So yeah, singing was never something that I was looking at. But आपकी फैमिली में इन्फ्लुएंस तो था, जो आपकी मिसाल थी आपके दादा, so of course music आपके लिए एक पैशन था. Yeah, of course. So who was your inspiration then for composing और ये सब में? यार इंस्पिरेशन जो है ना सारा कभी भी शख्सियत से नहीं ले सकते. जो इंस्पिरेशन होती है ना वो ज़र्फ से मिलती है. वो मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो काम में बहुत अच्छे हैं लेकिन अखलाक में बहुत बुरे हैं. स्किल बहुत कमाल का स्किल है लेकिन जुबान के बहुत बुरे हैं. बिल्कुल. तो मेरे लिए शख्सियत ने कभी मुझे मुतासिर नहीं किया. हाँ, मुझे उस एट्रीब्यूट ने बड़ा मुतासिर किया जो शख्सियत के साथ जुड़ जाती है, यानी उनका अखलाक, उनका प्यार. और उस लिहाज से जिस तरीके से नुसरत फतेह अली खान साहब थे, मैंने उनके साथ भी 2-3 मुलाकातें रही हैं, और वो इतने यानी he was a legend. I don't think कि नुसरत फतेह अली खान के बाद कोई दूसरा नुसरत फतेह अली खान आ सकता है, कि उस लेवल की उनकी इज्जत थी, मुकाम था. बट आई नेवर, जब मैं उनसे मिला था, उन दिनों की बात है, स्कीम मोड लाहौर में, such a down to earth guy, and he had so much to give. तो ऐसे लोग जो बांटते हैं, जो इल्म बांटते हैं, जो अपने किरदार से चलते हैं, काम सेकेंडरी होता है, अखलाक पहले होता है, मुझे ऐसे लोग ज्यादा पसंद है. अच्छा, तो यानी ये थे आपके. अच्छा, आपको स्ट्रगल्स आई जब आपने कंपोजिशन स्टार्ट की, आपने सोचा भी इस तरफ, तो क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि आपके स्ट्रगलिंग रहे, चाइल्डहुड भी, इट वाज नॉट सो मच, इतना वो नहीं था, कि उसमें स्ट्रगल्स आपको आई आने के लिए, इस म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए?
जी स्ट्रगल थी, बहुत ज्यादा थी। आई थिंक म्यूजिक इंडस्ट्री में आने की स्ट्रगल इतनी नहीं थी जितनी फैमिली को लेके चलना स्ट्रगल थी। बेसिकली आई बिकेम मैं अपनी फैमिली का पूरा रिस्पॉन्सिबल हो गया था when I was in my 16 years old। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार मैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर पे आ गई है, और फैमिली को साथ में लेके चलना was more heavy than going to pursue music in a music industry where there is so much to deal with। But yeah, music में आना wasn't a problem। To support a family was a huge struggle। अच्छा, आपका सॉन्ग तेरा वो प्यार 2004 में आया, एंड व्हाट अ रोमांटिक सॉन्ग, और क्या अच्छा, आज भी लोग सुनते हैं उसको और इतना अमेजिंग था। तो क्या सोच के आपने गाया? कोई स्पेशल पर्सन था जिसके लिए गाया? इतने पैशनेट सॉन्ग था। एंड हु रोट दिस सॉन्ग? क्या इसकी पीछे क्या है? Out of all the songs that I've written, this one song was actually not my, it wasn't my fault actually। ये मेरे सबसे छोटे भाई ने और जो मुझसे छोटा है, उन दोनों ने मिलके गाना बनाया, लिखा। मैं किसी और काम करके मारा सड़कों बसों का फिरता पुराता घर आया, तो ये लोग ने गाना बनाया। तो जो कि मैं बड़ा था, मैंने बोला छोड़ दो तुम साइड पे, ये गाना मैं गाऊंगा। मुझे इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एक अभी तो कोक में जब आया है, तो कोक में वो नवाज शरीफ के साथ आया है तेरा वो प्यार, बट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग वाज एक्चुअली it was my brother's composition, and they wrote it, and it was what a beautiful song। Oh my god, beautiful song। and मैं सोच नहीं सकता था कि उसमें माशाल्लाह they were like, वो छोटे थे यार, और वो इतनी छोटी उम्र में तेरा वो प्यार लिख रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरा म्यूजिक बना रहे हैं। मैंने सिर्फ बड़े भाई होने के नाते रूप डाल के मैंने कहा मैं करना है यार। तो उनको पता था कि यार हमारे लिए बहुत घूम फिर रहा है, हमारे लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि प्लीज भाई आप भी वो है तो that is why ये वाहिद गाना जो मैंने लिखा, क्लेम टू बी फेम सॉन्ग वो बन गया। क्या बात है। तो अच्छा, फिर इसको कोक स्टूडियो में भी गाया गया, तो आपको लगता है वो मतलब कि आप हैं सब में जो कोक स्टूडियो में रीमेक्स होते हैं और सारा, क्या वो हमें वो ला रहे हैं, कहते हैं ना जैसे एक आउटपुट आता है या वही रीमेक होता है? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? आप भी कोक स्टूडियो के साथ जुड़े रहे। कवर्स की बात करें, मतलब रीमेक्स बनते हैं काफी सॉन्ग्स के। मैंने कुछ सिंगर से बात की, तो वो कहते हैं हम इसको नहीं इतना वो करते अप्रिशिएट। तो आपका क्या ख्याल है रीमेक्स में? आपका अपना तो कोई टैलेंट ना हुआ ना, लाइक क्रिएटिविटी नहीं निकलती, तो व्हाट डू यू थिंक? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कवर्स गाना, किसी का गाना या किसी से मुतासिर होकर किसी चीज को करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उस पे इनकसार करना, यानी उसी के ऊपर आप डिपेंड हो गए हो, वही करते रहना है, एक भेष चाल चलना शुरू हो जाए, तो वो जो मेथड है और वो जो ये जो शुरू हो जाए, एक ट्रेंडिंग जो ट्रेंड होना शुरू हो जाता है ना, ये बिकम्स अ ट्रेंड, एवरीवन स्टार्ट्स टू, ये गलत है। तो उससे होता ये है कि एक तो ओरिजिनलिटी से हम दूर होते जा रहे हैं। क्या दश्ते तन्हाई किसी और का गाना है? क्या रंजिश सही किसी और का गाना है? क्या जुनून के गाने किसी और के गाने थे? क्या वाइडल साइंस ने कवर सॉन्ग्स गाए थे? क्या सज्जाद अली ने कवर सॉन्ग्स गाए थे? तो आप सोचें कि जितना भी आज म्यूजिक पाकिस्तान ओन करता है, जो हमारा अब विरसा बन चुका है, वो सारा कवर्स नहीं है, वो ओरिजिनल म्यूजिक ही है। बिल्कुल। तो उसने क्या किया? अच्छा, उसके दो बेनिफिट हमें मिले। एक तो हमें ओरिजिनल सॉन्ग्स मिले जिनको हम किसी भी दुनिया के किसी कोने में जाके ओन कर सकते हैं। इट्स अ पाकिस्तानी सॉन्ग, इट्स आवर सॉन्ग। एंड उसके बाद हमारे पास फिर उसका फायदा होता है कि आर्टिस्ट भी मिलते हैं, हमें एक फनकार भी साथ में मिलता है जो उस गाने का जो गा रहा होता है, जिसको परफॉर्म कर रहा होता है। तो कवर गाने से हुआ ये है, बहुत ज्यादा गाने से हुआ है कि हमारे पास फनकारों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, और हमारे पास 10 साल 12 साल भी आतिफ असलम के बाद मेरे ख्याल में कोई और सिंगर कोई भी नहीं आया ना, कुछ नहीं आया। तो यही मैं कह रही थी, आपको तो ये इसका बुनियादी रीजन ये है कि ओरिजिनलिटी का मतलब है बेसिकली ओरिजिनल सॉन्ग की चीज नहीं होती है। टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटीज इज द थिंग, बिकॉज सी इफ यू डू एनीथिंग दैट यू क्रिएट योरसेल्फ, एंड वो आपको एक आइडेंटिटी देती है, वही आपका सिग्नेचर बन जाता है। वो पिछले 15 सालों से नहीं हो रहा। तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में? अभी तो सारा आई थिंक हम लोग
स्ट्रगलिंग फेज में हैं और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जितनी मर्जी तरक्की कर ले हम एक स्ट्रगलिंग फेज में ही रहते हैं। हम एक यू नो नॉट डेवलप्ड, हम लोग बिल्कुल एक अंडर डेवलप्ड उसी नेशंस में ही आते हैं कि हाँ अभी चल रहा है भाई प्रोसेस, कुछ भी कर ले। पता नहीं ऐसा क्या है कि ये सफर हमारा खत्म नहीं होता। ये तरक्की की तरफ, यू नो अवेयरनेस की तरफ हमारा रास्ता हमेशा उसको कोई ना कोई खलल आ जाता है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हम सबको बहसीत कौम बड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा, वो चाहे 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, हर शोबे में हमें ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब फिर म्यूजिक के लिए आप एज अ सिंगर क्या करें ऐसा कि म्यूजिक में यू नो एक पॉजिटिविटी आए, क्रिएटिविटी आए, मोर देन पॉजिटिविटी, क्रिएटिव। सारा मैंने तो कोक स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म पे भी ओरिजिनल गाने दिए हैं। यू नो मैं I put my foot down. I mean, I was never in favor of producing cover songs. And Bilal bhai and Faisal bhai, they both knew कि मैं cover songs नहीं करता हूँ. I'm a songwriter. तो मैं तो ओरिजिनल करता हूँ। तो तेरा प्यार मेरा गाना, नवाज़ शरीफ is my song, and बावरी is my song, अल्लाहू अकबर is my song. इनफैक्ट सब्जेक्ट सोई भी मैंने किया तो पूरा मैंने अपना ही बनाया, उसमें बस एक लाइन रखी ताकि हाँ कोक स्टूडियो का एक जो उनका एक फॉर्मेट है वो फुलफिल हो जाए, राइट। तो मैं बेसिकली म्यूजिशियन एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब। मैं ओरिजिनल गाने ही कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि और लोग भी करें। सो आप अपने म्यूजिक को जो क्रिएट करते हैं, हाउ विल यू डिस्क्राइब दैट? कुछ नहीं यार, पता है सारा ये बड़ी अजीब चीज है कि यू नो आपके पास एक पूरा एनवायरनमेंट है, कीबोर्ड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सब चीजें हैं, लेकिन गाना जो है वो आपका गाड़ी में बनता है। गाना जो है वो आप वैसे वॉक पे जा रहे हो तो बन गया, ट्रेडमिल के ऊपर भी कोई चीज आ जाए, यू नो। सो इट्स एवरी सॉन्ग कम्स इन अ different way. It's like मैं कहीं सफर कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे याद आ गया like जिन माही वन ऑफ माय सॉन्ग वो मैंने दुबई मॉल में मैंने बनाया। तो अच्छा, आप क्रिएटिव किस टाइम पर सबसे ज्यादा होते हैं या जब आमद हो जाए? फनकार बेसिकली बहुत कम ऐसे फनकार होते हैं सारा जो मास्टर होते हैं अपने काम के। लाइक मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह मिर्जा गालिब सुबह 6 बजे मिर्जा गालिब होते हैं और शाम को 5 बजे मिर्जा गालिब नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मिर्जा गालिब मुशायरे में भी मिर्जा गालिब है और मिर्जा गालिब मस्जिद के चबूतरे भी मिर्जा गालिब है। वो मस्जिद में बैठ के बात कर देगा या तो वो जगह दिखा जहाँ खुदा नहीं। तो वो देखो ये हर लोग हर चीज के हर जगह पे मास्टर होते हैं। मैं भी वो आर्ट को मास्टर करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जब चाहूँ एक गाना बना लूँ, मैं जब चाहूँ एक चीज कर लूँ, यू नो। बट वेरी फ्यू पीपल आर ब्लेस्ड एंड आई थिंक नुसरत फतेह अली खान वाज अ मास्टर। लेकिन आप भी माशाल्लाह आपने OSTs को जो एक नया रंग दिया, वरना पहले OSTs वो फिल्मी से होते थे। आपने पॉप का जो उसमें टच देके कमाल के OSTs आप बना रहे हैं, तो ये तो आपकी क्रिएशन है। जी मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से दैट इज ब्यूटीफुल एंड दैट इज डिफरेंट। वरना OSTs ऐसे तो नहीं होते थे जैसे अब आप बनाते हैं। जी अब OSTs का भी मुझे लगता है कि एक बड़ा सारा पिछले 2 सालों के अंदर ना एक फॉर्मूला बन गया। यू सी एक बड़ी एंड दैट इज एक्चुअली व्हाई आफ्टर अलिफ मैंने कोई OST नहीं किया है। Exactly. वो मैंने इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि अब मैं वापस से कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक चरवा सा बनना शुरू हो गया, वही मौजू वही चीजें, और आप नहीं कर सकते हैं ना ऐसे काम कि हर एक ही मौजू के ऊपर आप 10 गाने कैसे बना सकते हैं। तो या आई टुक अ ब्रेक एंड नाउ आई एम डूइंग OST अगेन। So कहते हैं ना अलिफ बस हर्फ नहीं ज़र्फ है कमाल का। So you wrote this all? माशाल्लाह, you composed. Oh, that was beautiful. इतना कि आज भी सुनो ना तो आपको goosebumps आते हैं, you know, आपके वो बहुत। तो आपकी क्या फीलिंग थी जब आप ये लिख रहे थे और कैसे ये वाली आमद कैसे हुई आपको? क्या ड्रामे के डायरेक्टर? मैं अगर म्यूजिशियन कहता तो शायद मैं शायद मेरा दीन से बड़ा गहरा और मजहब को लेके थोड़ा सा मैं इसमें होता, लेकिन मैं चीजों को बड़े अलग तरीके से देखता हूँ। तो मेरी स्टडी भी रहती है। अच्छा। और क्योंकि मौजू बहुत सेंसिटिव था, बेसिकली इस मौजू के ऊपर आपका लिखना गाना, और उमैरा अहमद भी साथ में है, और so it was a little, you know, not a little, it was a big challenge for me to write something that can, you know, complement the very subject of this drama serial. So yeah, I tried. और अलिफ बस हर्फ नहीं, ये ज़र्फ है कमाल का, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला जो है ना ज़रा वो
अपनी कैपेसिटी में तुमसे नहीं मिलता, अल्लाह तुम्हारी कैपेसिटी के मुताबिक तुम्हें मिलता है। आप जितने, आपका ज़र्फ जैसा होगा आपको वैसा ही मिलेगा। तो इंसान, क्योंकि कहते हैं कि अगर एक प्याला रखो और उसके अंदर आप 10 किलो दूध डालो तो 10 किलो का सारा दूध जाया हो जाएगा, लेकिन जो प्याले का जो पैमाना है उतना दूध इसमें रह जाएगा। और खुदा बंदे से कहते हैं कि तुम अपना ज़र्फ बड़ा करो, तुम्हें मिलेगा वो भी उतना जितना तुम्हारा ज़र्फ। सुभान अल्लाह। तो ये चीजें जो है ना, उसको अल्लाह ताला को हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते। हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि ये है अल्लाह, बिल्कुल, यू नो, ये है खालिक। तो ये पूरा गाना अल्लाह को डिफाइन नहीं कर रहा, ये गाना अल्लाह और अल्लाह की मखलूक के रिश्ते को डिफाइन कर रहा है कि इन दोनों में क्या रिश्ता होना चाहिए और किसकी क्या डिमांड्स हैं, उसकी क्या। बिल्कुल, मतलब बहुत ही खूबसूरत ना। तो जब ये सीन शूट हो रहा था उस टाइम क्या था आपका, मतलब इतना अमेजिंगली बताया? कुछ नहीं, बस हम लोग हंस खेल रहे थे यार। अच्छा, कोई ऐसा खास नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, अब आप बाउंड्रीज तक तो रहे नहीं, अक्रॉस द बॉर्डर भी आपने माशाल्लाह काम किया है, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बॉलीवुड में काम करने का? जी बहुत अच्छा था। मैंने श्रेया घोषाल के साथ काम किया वहाँ पे, और हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी हुए और बहुत हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई म्यूजिक को लेके, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार। वो लोग और हम लोग में मुझे तो लगा कि कोई फर्क ही नहीं है। It's just this line that separates us. Otherwise, we think alike. We like the same food, and you know, बहुत सारी चीजें हमारी मिलती जुलती हैं, और मुझे तो बड़ा मजा है। और लेकिन अच्छा है वहाँ पे फन का जो एक मयार है वो बहुत खूबसूरत है। पता है, उसमें ये जरूर है कि अगर आप सच्चे फनकार हैं तो आपकी इज्जत और आपको। तो ये डिफरेंस है बॉलीवुड और हमारी इंडस्ट्री का। हमारे में ये है कि अगर आप बहुत अच्छे हो गए तो आपका सबसे पहले दुश्मन बनेंगे, फिर दोस्त बनेंगे। बिल्कुल। वहां पर शायद ये होता है कि सबसे पहले दोस्त बनते हैं फिर दुश्मन बनते हैं। बिल्कुल। तो आपका ऐसे आजकल करंट सिंगर में कौन है आपका फेवरेट सिंगर? यार आतिफ असलम बहुत अच्छा है। अच्छा, सारे बहुत अच्छा गा रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने लोग, मुझे सिंगर से मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि सिंगर गा क्या रहा है। वो अच्छा गाना बाद में आता है, वो गा क्या रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बस मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा ओरिजिनल गाना कम कर रहे हैं, इसलिए मैं पाकिस्तानी म्यूजिक ज्यादा नहीं सुन रहा हूँ आजकल, बिकॉज़ इट्स जस्ट एक ही तस्वीर के कई रूप हैं। और तो कौन सा म्यूजिक सुनते हैं आप? यार मैं ज्यादातर तो आजकल वो सुनता जो मेरे बच्चे सुनते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे जो सुन रहे हैं मैं वो सुनता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ ये मैं इसमें से बहुत सीखता भी हूँ। न्यू एज म्यूजिक है बिल्कुल। और अब जो मैं आइंदा म्यूजिक करने वाला हूँ और करना चाहता हूँ वो भी न्यू एज म्यूजिक करना चाहता हूँ, ताकि रेलेवेंस है। और यूथ अब हमारी जो 13+ है वो ही कनेक्ट करते हैं, और मेरे ज्यादा सुनने वाले यूथ ही हैं। बिल्कुल। तो माशाल्लाह आप मैरिड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं 2004 में मेरी शादी हुई। अच्छा, आप यंग होंगे काफी, राइट? मैं बहुत यंग था। मैं और मेरी बीवी, तो हम लोगों को तो शायद शादी के बाद होगा क्या ये भी नहीं पता होगा। हम लोग तो छोटे थे। अच्छा। तो हाँ, बिकॉज बहुत जल्दी शादी हुई। एक तो हमारी जो फैमिलीज थी उनको लगा कि हाँ, मेरी अम्मी चाहती थी कि ऐसा हो जाए, बिकॉज मेरी वालदा को बहुत शौक था कि एक बहू है, क्योंकि ये जो हमारे टिपिकल पंजाबी जो कराची में आए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और साथ में होता है कि ये हमारा कुछ घर का माहौल भी ऐसा था कि रौनक मेला लगा रहे। अरे वाह। तो वो बड़ा अच्छा हो गया। तो कैसी आपकी मैरिड लाइफ? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जबरदस्त। तो ये वो लड्डू है जो खाए पछता है, जो ना भी खाए पछता है शादी? नहीं, शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। मुझे लगता है कि इसको काफी लोग इसका तर्जुमा बहुत बुरा करते हैं। इसका तर्जुमा से नहीं करते, क्योंकि कुछ रिश्ते होते हैं कि जो मोहब्बत से शुरू होते हैं और रिस्पेक्ट पे आके खत्म होते हैं, यू नो। और कुछ पता है, और वही रिश्ते जो होते हैं ना वही पनपते हैं। मोहब्बत हो गई, लेकिन अब उसकी रिस्पेक्ट भी रखनी चाहिए। क्या बात। तो लोग जब ये रिस्पेक्ट छोड़ देते हैं और मोहब्बत करते रहते हैं, और जब दिल चाहा मोहब्बत कर ली, जब दिल चाहा छोड़ दिया, तो उसमें ये होता है कि
आप कभी भी अपने पार्टनर को सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो आई थिंक मैं मोहब्बत से शुरू हुआ और आज मैं अपनी बीवी की बहुत ज्यादा इज्जत इसलिए भी करता हूँ कि मुझ जैसे एक मखलूक को बर्दाश्त करना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं एक बिल्कुल एक मूडी हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, फंकार लोग थोड़े से टफ होते हैं। अच्छा। और मेरी वाइफ जो है बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बिल्कुल एक पॉजिटिव औरत है। वो कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो कहती कोई नहीं यार, हो जाएगा ठीक। वेरी नाइस, माशाल्लाह, यू आर लकी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे उसकी तरफ से जो पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, हम लोग पता है क्या फंकार क्या होता है सारा, कि अगर हर चीज पॉजिटिव हो रही ना तो हम नेगेटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देंगे, और जब हर चीज नेगेटिव हो रही होगी हम पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, बिकॉज़ वी जस्ट लव क्रिएटिंग, वी जस्ट लव डूइंग समथिंग दैट इज नॉट, जो हो ही नहीं रहा वही करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज व्हाई हमें मुझे ऐसा पार्टनर जरूर चाहिए था कि जो मेरी इन सब चीजों को संभाल सके। तो यानी आप मूडी हैं, तो कभी ऐसा हुआ गाना बनाते बनाते आपको गुस्सा आ गया और झगड़ा हो गया आपका, माइक उठा के मैंने मेरे गाने बनाने में कभी भी उसका कोई खलल नहीं रहा। नहीं, कभी भी नहीं। वो कहते हैं हाँ बनाओ इजी हो, खुश रहो। अरे वाह, जबरदस्त। सो कभी ऐसे हुआ, माशाल्लाह आप बहुत फेमस हैं, कभी ऑडियंस की तरफ से कोई नेगेटिव आया? शुरू में तो होता है, कुछ भी आपको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपको क्या वो आपने कैसे लिया वो वाला क्रिटिसिज्म तो हमारे मुल्क में पहले ही होती है ना, कुछ जो बंदा चढ़ रहा, तो आप उसको कैसे लेते हैं क्रिटिसिज्म को? वैसे मैं सारा अल्हम्दुलिल्लाह कभी क्रिटिसिज्म मुझे आया नहीं है। मैं उन दिनों में भी जब कोक को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड हो रहा था बहुत कुछ, तो मेरा जो सेट था वो उन दिनों में भी लोगों ने उसको बहुत सराहा और मुझे एक अलग ही रिस्पेक्ट मिली, एंड आई चेरिश दैट। मुझे उसको अच्छा लगता है कि क्रिटिसिज्म मुझे नहीं मिला, क्योंकि आई थिंक मैंने जितना भी काम किया है उसके अंदर मुझे लगता है कि मैंने अपने दिल को बहुत शामिल रखा है, मैंने अपनी रूह के साथ रहा हूँ, और लोगों को वही दिखता है और वो लोग कहते हैं कि हाँ ये कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा, इसने बस कर दी, यू नो, ही इज नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग। और कभी भी मेरे म्यूजिक में वानाबी नहीं आया कि मैं वानाबी करना चाह रहा हूँ, मैं किसी चेहरे को लाके अपने आप को फेमस करना चाह रहा हूँ। सो मेरी कोई ऐसी आज तक नहीं रही है, इस वजह से थोड़ा सा आई थिंक बचे रहा हूँ। सो आपने जितना अब तक किए, किसके साथ आपका दोबारा दिल करता है कोलैबोरेट करके सॉन्ग करने का या क्रिएट करने का, कंपोज करने का? कोई पर्टिकुलर नहीं है, anybody who can feel my music, anybody whose voice I can feel, you know, जिसके साथ आपका बस टांका जुड़ जाए वही अच्छा है, you know, it can be anybody. बट मेरा सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस रहा है वो जो कोलैबोरेशन कर रहा था वो अताउल्ला सकलवी के साथ था, आबदा जी के साथ रहा था, ब्यूटीफुल। एंड फिर अहमद जहांजेब और शफकत अमानत अली खान साहब के साथ बड़ा अच्छा रहा, बिल्कुल। आसिम और मोमिना का बड़ा अच्छा रहा। एंड मेरे जितने भी सेट थे, मेरे जितने भी साथ जिन्होंने आज मेरे साथ काम किया, आई थिंक बड़ा मजा आया। जबरदस्त। आपकी कोई क्रेजी फैन हुआ ऐसा जिसने आपको तंग किया हो, या annoying होते हैं लोग? जी होते हैं क्रेजी फैंस भी होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मेरी शख्सियत से वाकिफ हैं और उनको पता है कि इधर की दाल नहीं बनती, और होता है ना कुछ कि मैंने अपना रखा ही ऐसा है हमेशा से कि हाँ ठीक है, मतलब you know, I'm not that social to be very honest, and that is why I can easily get away with it. Don't get into it. It's good. आपकी एक wall है, boundary wall है आपके इर्द-गिर्द. Yeah. Perfect. Absolutely. So अच्छा, आप थोड़ा सा एक क्विक आंसर्स हम देंगे, बस आप इसको जल्दी से जो माइंड में आए एक लफ्ज में आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एक सिंगर के लिए, आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो आप प्ले करना चाहते हैं? And you love to play that. Your favorite instrument? It's a grand piano. I love playing grand piano. Really? Wow, that's lovely. उसकी आवाज बहुत प्यारी है। Okay, creative process is like, creative process आपके लिए क्या है? Creation. Again, it's a journey. It's a struggle. It's something that you want to discover. It can be about yourself. It can be about others. It can be about nature. Anything. So it's a journey. Journey. Okay. एक ऐसी आपकी आदत जो आप चेंज करना चाहते हैं, आप उससे खुद भी तंग है, हमें नहीं पता, बताइए। स्मोकिंग यार, मैं कम कर दिया है। अच्छा। मैं बहुत चाहता हूँ कि यही सबसे मेरी बुरी, और मैं कोई ऐसी हैबिट नहीं है। स्मोकिंग इज द ओनली थिंग दैट आप यकीन करें मेरे शो पे हर बंदे ने ये गाया, मेरा ख्याल है एक शो करना पड़ेगा कि ये हैबिट कैसे खत्म होगी।
तो बड़ी अच्छा कोशिश की है यार, नहीं होता। अच्छा, इसकी भी वेज फिर मेरा ख्याल एक शो करूंगी मैं कि हाउ टू क्विट स्मोकिंग। अच्छा, अगर आप म्यूजिशियन ना होते, कंपोजर ना होते, तो क्या होते? या मैं कोई आलिम दीन होता या मैं स्पोर्ट्समैन होता। क्या बात है। अच्छा, आपका अब तक का फेवरेट सॉन्ग टू परफॉर्म? सब्जेक्ट्स हुए। अच्छा ठीक है, अब आप बताइए। बावरे सब्जेक्ट्स हुए। अरे क्या बात। अच्छा, आपको म्यूजिक में क्या चीज सबसे ज्यादा पैशनेट फील करवाती है? म्यूजिक में वर्ड्स। ओके, लिरिक्स। ओके। अच्छा, It's not आपकी what you're singing, it's what you're saying. It's very important. बिल्कुल, आपकी वर्डिंग्स क्या हैं? अच्छा, बीइंग अ म्यूजिशियन आपकी बेस्ट चीज क्या है और वर्स्ट पार्ट क्या है? कि मुझे क्रिएटिव प्रोसेस बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन उसी क्रिएटिव प्रोसेस में जब आप परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं ना, वो बड़ी टायरिंग चीज है। It's like वो बुरी लगती है आपको, ओवर टाइम बुरी करना, लगती है। वर्क हार्ड करना, राइट? And this is natural. See, it's part of process. You have to go through it. And when you actually go through it, वही ना कि आपकी फ्लाइट बिल्कुल स्मूथ जा रही है, जो टर्बुलेंस आती है तो of course बिल्कुल it's pretty bad. So वो जो होता है ना कि overthinking and you keep on thinking कि यार किस तरीके से दोबारा बेहतर कर सकते हैं, that is the process that is done. अच्छा, आप ये बताइए कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप ऑडियंस के आगे खड़े हैं, आपने भी कॉन्सर्ट्स करते हैं, गाते हैं, हसन जहांगीर भी एक करते हैं, इतना उछल कूद सब कुछ, पर आप बिल्कुल परफॉर्म सिंग कर रहे होते हैं, तो क्या इम्पोर्टेंट है इतना हिलना जुलना, या क्या आपके लिए कितना है वो इम्पोर्टेंट? अरे मुझे तो इतना पता भी नहीं है, मैं है ना, आप तो नहीं करते ना। डिपेंड करता है, आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सम पीपल हु हैव गॉट दिस एनर्जी और वो अपनी एनर्जी को अपना करते हैं वहां पे, थोड़ा सा ना बर्न करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल मेरे लायक होते हैं, आराम से खड़े हैं भाई, खड़े हैं और फिर भी इतने पॉपुलर है माशाल्लाह। हाँ, तो इट डिपेंड्स हाउ यू डू इट। सो आपको अभी तक की बेस्ट एडवाइस क्या मिली है? सिगरेट छोड़ दो। अच्छा, यही मिली। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अगर आपको एक चेंज करना है म्यूजिक इंडस्ट्री में, चीज क्या चीज करेंगे चेंज? म्यूजिक इंडस्ट्री में यार पता है क्या सारा ये जो सवाल है ना आपका, ये बहुत बड़ा एक मौजू है पूरा, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिस्कस होनी चाहिए। So it's पर कोई तो अच्छी हो जो सुनने वालों को लगेगी कि हाँ जी आपने बोली। और म्यूजिक में थोड़ी सी हमारे इधर ईमानदारी की कमी है। आई थिंक वो जैसे आ जाएगी तो बेहतर है। अच्छा, यानी लोग लॉयल नहीं है अपने काम के साथ। हाँ, लॉयल नहीं है। आई थिंक मतलब मेरा बिल्कुल जैसा आप के लिए काम करना और सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए काम करना, मशहूर होने के लिए काम करना, ये तो these things follow। बट जब आप इसी को अपना एक लमसम बना लेंगे कि भाई मुझे यही करना है, मुझे यही चाहिए, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट कैन नेवर हेल्प यू ग्रो इंडस्ट्री, जो कि जिस तरीके से बॉलीवुड है, दे हैव नाउ 70 इयर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री जिसके वो चल रहे हैं, और वो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ऑनेस्ट रहे हैं इस काम के साथ, और आज वो फ्लरिश भी कर रहे हैं। सो वी नीड टू डू दैट। आई थिंक वी नीड टू बी ऑनेस्ट। मतलब हम लोगों को अपनी ऑनेस्टी। अच्छा, आप बताइए एक एजुकेशन जरूरी है एक म्यूजिशियन के लिए, या जैसे आप टिकटॉक पे देखें आजकल हर कोई पकड़ के गाना गा रहे है, और जिसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी जो है ना यंगस्टर्स में अब नहीं है, वो पकड़ते हैं और गाना गाते हैं। सारा एजुकेशन तो इतनी जरूरी है कि मैं इसके पे तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखो एजुकेशन से पैसा नहीं मिलता, इज्जत मिलती है ना। तो हम लोग जब सिर्फ पैसे के लिए करते हैं ना चीजें, या मशहूर होने के लिए करते हैं, तो उसमें आप गंदी हरकतें भी करते हो, आप उसमें ऊट-पटांग चीजें भी करते हो। एजुकेशन हैज गॉट अ लॉट टू डू विद योर पर्सनालिटी। आई थिंक लोग टिकटॉकर्स बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड किड्स, दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, बट अगेन मुआशरा इज्जत नहीं करता, तो हमें बेसिकली इज्जत भी चाहिए है, और वो भी साथ साथ होनी चाहिए। सो आपका फर्स्ट क्रश कौन था? मेरे तो बड़े क्रश थे भाई। मैं स्कूल से जब स्कूल में था मैं, तो मेरी क्लास वाली थी, उससे भी बड़ा क्रश था मुझे। इस तरह की चीजें तो बहुत हुई हैं। आई थिंक मैं जब अपनी टीन्स में था, यानी हमारा 17-18 से मैं निकला हूँ, तो मैं इतना लोडेड था काम से, मैं जिम्मेदारी इतनी थी कंधे पे कि मैंने ये क्रश वाली जिंदगी शायद देखी भी नहीं। जिंदगी ने क्रश कर दिया।
हाँ, लोग बहुत पसंद थे, अच्छे लोग पसंद थे। वैसे मुझे वो देवा भारती बहुत अच्छी थी, मैं ह्यूज देवा भारती was my तो I think I remember her, my first and the last crush, yeah. अच्छा, अगर ये ना होते तो क्या होते? आपने इनको ये अब सिंगर्स, ये सिंगर नहीं होंगे, आप बनाएंगे, ये क्या है? आतिफ असलम, businessman, okay, अली अज़मत, sportsman, हसन जहांगीर, businessman, maybe. Okay. अच्छा, हसन भाई को मैं जानता नहीं, मैं बहुत पर्सनली नहीं जानता हूँ, आप लुक्स में बता रहे हैं। Okay, अली जफर, leader, okay, राहत फतेह अली, सूफी, कोई दीन का, कोई सेंट टाइप का बंदा हो। अच्छा, सजाद अली, सजाद भाई म्यूजिशियन नहीं होते यार, सजाद उन्हें कुछ नहीं बनाना। सजाद भाई I think again he's very good with everything, yeah, very good businessman. Okay, अच्छा, आपने तो सारों को बिजनेसमैन बनाया है। अच्छा, आपके पास एक कॉन्सर्ट है, लास्ट 2 टिकट्स रह गए, आप तो जा रहे हैं, एक किसी और को साथ लेकर जाना है, वो कौन होगा? बहुत फेमस कॉन्सर्ट है, बस सोल्ड आउट टिकट्स हैं। मैं बीवी को लेके जाऊंगा साथ में, क्योंकि और मैं किसको लेके जाऊंगा? अच्छा, यानी आप अपनी बेगम को लेके जाएंगे, क्या बात है। अच्छा, आप ये बताइए, अब आप अपने जितने फैंस हैं देख रहे हैं यूएसए में, पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप क्या कहेंगे? उनसे ये कहूंगा कि पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे ज्यादातर जो फैन बेस है ऑल इन अमेरिका एंड इंडिया में, मेरे ज्यादातर सुनने वाले ना बहुत वहाँ पाकिस्तान में इतना नहीं है। अच्छा। और उनसे बड़ी मुझे उनसे बहुत प्यार है, बहुत अकीदत है, जो इतनी दूर रहकर भी मेरे काम को सराहते हैं और मुझे बड़ा मोटिवेट करते रहते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान में क्योंकि जो फैंस हैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना, क्योंकि हमारे इधर ना बहुत सारे ऐसे इतने आर्टिस्ट हैं, क्योंकि सराइकी म्यूजिक एक अलग म्यूजिक है, फिर हमारे पास पॉप म्यूजिक एक अलग सुनने वाले लोग हैं, फिर हमारे पास फ्यूजन सुनने वाले अलग लोग हैं, इधर बहुत कैटेगरीज हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आपका बहुत बड़ा फैन बेस रखना बहुत बड़ी बात है। सो या I'm still doing my struggle. People love you all over the world. हम लोग आपको इतना प्यार करते हैं, तो स्माइल विद सारा के लिए आप, मेरे चैनल के लिए भी आप कोई गोल्डन वर्ड्स अपने? एक तो बिल्कुल सारा, स्माइल विद सारा एक बहुत ही, एक तो जिस तरीके की होस्ट है और इतने अच्छे क्वेश्चंस आप पूछती हैं, और इट्स आई वुडंट से कि ये नॉर्मल एक टॉक शो या कोई इंटरव्यू वाला शो है। इट्स वेरी एंटरटेनिंग, और मैं चाहूंगा कि जो भी देखने वाले हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले जितने भी इंटरव्यूज आ रहे हैं उसके लिए बेल का वो जो आइकॉन होता है आइकॉन दबा डालें, और सब्सक्राइब करो, और प्लीज थैंक यू सो मच। इतना मजा आया आपके साथ, फाइनली आपको हमने पकड़ लिया और आपका इंटरव्यू कर लिया। बहुत अरसे से मैं आपकी उस तलाश में थी, लेकिन थैंक यू सो मच, वी लव यू। प्लेजर सारा, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। Check the mic and make sure it sound right, boys.